कल देश का आम बजट आने वाला है। पूरे देश को इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे से कल क्या निकलेगा, उनकी जेब में कितना पैसा आएगा, क्या टैक्स छूट की सीमा बढ़ेगी, क्या सोना चांदी सस्ता होगा। ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त चल रहा है। इसका जवाब हम जनहित में देश को देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कल के बजट को लेकर शुरू हुए एक विवाद की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कल रविवार का दिन है। पहली बार देश के इतिहास में रविवार को बजट पेश हो रहा है। क्या है छुट्टी वाले दिन बजट की असली कहानी, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद जब से बजट पेश होना शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा सोमवार को 21 बजट पेश हुए, मंगलवार को 11, बुधवार को 18 बजट, गुरुवार को 10 बजट, शुक्रवार और शनिवार को 17 बार बजट पेश हुए हैं। इसमें आम बजट और अंतरिम बजट शामिल हैं। यानी रविवार का दिन इस लिस्ट में नहीं था। अब पहली बार रविवार को बजट पेश हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है। लेकिन अब ये इतिहास शुभ अशुभ के सियासी फेर में फंस गया है। हिंदू धर्म में कोई काम रविवार को नहीं शुरू होता है, लेकिन इस सरकार तो धर्म की आड़ में छिपती है और अगर रविवार को भी बजट ला रही है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि उसमें देश के बेरोजगार नौजवानों को क्या मिला। यह किसने कह दिया कि रविवार को कोई नया काम शुरू नहीं होता हिंदू धर्म में। देखिए, बजट एक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका किसी धर्म या आस्था से कोई संबंध नहीं होता। रविवार को पेश होने वाले बजट पर सियासत की सोच आपके सामने है। धर्म क्या कहता है उससे जानने से पहले ऐतिहासिक महत्व को समझिए। ये तस्वीर 1999 की है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश किया। ये बजट इतिहास में दर्ज हो गया था क्योंकि इसी बार से बजट शाम के बजाय सुबह 11 बजे पेश होने लगा। लेकिन वो तारीख थी 27 फरवरी। तब तक परंपरा ये थी कि बजट फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन पर पेश होगा। चूंकि रविवार को सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए जब भी फरवरी की आखिरी तारीख रविवार को पड़ी, बजट एक दिन पहले यानी शनिवार को पेश कर दिया गया। 1999 में भी यही हुआ था। 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है और इस बार भी रविवार होने के बावजूद बजट 1 फरवरी को ही पेश हो रहा है। वैसे रविवार की वजह से तारीख बदलने की रवायत पुरानी है, बहुत पुरानी। आजादी के बाद 1948 में 29 फरवरी को रविवार था, इसीलिए बजट एक दिन पहले शनिवार 28 फरवरी को पेश हुआ। इसके बाद 5 ऐसे मौके आए जब फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 तारीख को रविवार पड़ा तो 27 फरवरी को शनिवार के दिन बजट आया। 1954, 1965, 1982, 1993 और 1999। अब ऐसा किसी शुभ अशुभ के फेर में हुआ या फिर रविवार को होने वाली छुट्टी की वजह से, ये सवाल इतिहास का विषय हो चुका है। पहली बार परंपरा टूट रही है। पहले बजट की तारीख खिसका दी जाती थी, लेकिन इस बार रविवार होने के बावजूद बजट उसी दिन पेश किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 79 साल की परंपरा को तोड़ते हुए रविवार को संसद में बजट पेश होगा, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहली बार रविवार को बजट के लिए शेयर बाजार पूरे दिन खुलेगा और दलाल स्ट्रीट पर आम दिनों की ही तरह कामकाज होगा। रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पूरी तरह से खुले रहेंगे। ट्रेडिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सामान्य दिनों में होती है। अब इसका सीधा असर आप पर कुछ इस तरह से होगा कि अगर वित्त मंत्री इनकम टैक्स में बदलाव करती हैं तो लोगों के पास खर्च के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इसका असर तुरंत कंज्यूमर सामान बेचने वाली कंपनियों के शेयर पर दिखेगा। अगर सरकार सड़क या रेलवे पर ज्यादा पैसा खर्च करने का ऐलान करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट कंपनियों के शेयर भागने लगेंगे। सोलर या इलेक्ट्रिक कार जैसे किसी खास सेक्टर के लिए नई स्कीम आते ही उन कंपनियों के मुनाफे की उम्मीद बढ़ जाती है और निवेशक तुरंत खरीदारी शुरू कर देते हैं। अगर रविवार को बाजार बंद रहता तो बजट की सारी खबरों का असर सोमवार सुबह एक साथ पड़ता। इससे बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता था। अब सवाल शुभ और अशुभ का है, जिसको लेकर हमने देश के धर्माचार्यों से बात की है। रविवार बहुत शुभ दिन है, ऐसा नहीं है कि रविवार को अशुभ होता है। सनातन या हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसा नहीं, बहुत शुभ है। सरकार ला रही है, बहुत अच्छा है। जो हमारा जो सेंटर का जो निर्णय है वही सबका निर्णय होना चाहिए।
बजट तो सरकार कभी भी पेश कर सकती है, उसमें रविवार हो या शुक्रवार हो या सोमवार हो, उसमें धर्म नहीं देखा जाता, क्योंकि बजट की लिखावटी तो पहले ही हो जाती है। रविवार सूर्य का वार है, सूर्य प्रकाश प्रदान करने वाला है, इसीलिए रविवार के दिन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई भी प्रकार से वर्णित नहीं है। रविवार का दिन सबसे अच्छा और दिव्य और भव्य माना जाता है, क्योंकि उस दिन सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। वैसे आपको रविवार के दिन की छुट्टी की कहानी भी बता देते हैं। साल 1890 से पहले देश में नियमित साप्ताहिक छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था। छुट्टी दिलाने का श्रेय नारायण मेघाजी लोखंडे को जाता है, जो कि भारत में मजदूर आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 7 साल तक उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर 10 जून 1890 को रविवार का दिन साप्ताहिक छुट्टी घोषित किया। लोखंडे ने अंग्रेजों के सामने 3 मुख्य तर्क रखे थे। रविवार खंडोबा हिंदू देवता का दिन माना जाता था, इसीलिए मजदूरों को पूजा पाठ के लिए समय चाहिए था। हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद शरीर को आराम और परिवार को समय देने के लिए एक दिन जरूरी था। और जैसे अंग्रेज अफसर रविवार को चर्च जाते, छुट्टी मनाते थे, लोखंडे चाहते थे कि भारतीय मजदूरों को भी वही बराबरी का अधिकार मिले। और तब से रविवार की छुट्टी की परंपरा चली आ रही है। अब मोदी सरकार इस फैसले के साथ ये संदेश दे रही है कि देश के विकास के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, सरकार 24 घंटे 7 दिन काम करती है। तो अपने आप में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल अब आपका इंतजार खत्म करते हैं, शुरू करते हैं कल का बजट। आज देश के 9 करोड़ टैक्स पेयर टकटकी लगाए हुए हैं कि मोदी के मैजिक बॉक्स से क्या निकलेगा, वित्त मंत्री के पिटारे में उनके लिए क्या खास होगा। कल जो वित्त मंत्री बताएंगी वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सपर्ट इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद नहीं जता रहे, लेकिन माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार आम टैक्स पेयर को और राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स की जो नई रिजीम है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक किया जा सकता है। पिछले साल ही 50 से बढ़ाकर 75,000 किया गया था। सैलरीड क्लास को अभिनिवेश की मौजूदा व्यवस्था के साथ 12,75,000 तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ती है तो 13 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में हमेशा एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि उसको टैक्स में छूट मिले। अगर आपको याद होगा पिछली बार भी 7 लाख से जब 12 लाख की लिमिट की थी तो आम आदमी बहुत खुश हुआ था। इस बार भी हम कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बेस टैक्स रेट बढ़ेगा, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद है क्योंकि बहुत लोगों को ओल्ड रिजीम छोड़ के न्यू रिजीम में आना पड़ रहा है, तो जो एक सेविंग्स की आदत लग गई 80C लेने की, 80D लेने की, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, वो अब यूज़ नहीं हो रही है। टैक्स छूट की सीमा बढ़ती है तो आम लोगों के हाथ में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया तेज गति से चलेगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करने का फैसला ले सकती है। संभव है कि कल उसका ऐलान हो जाए। चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्लान भी पेश किया जा सकता है। अभी का जो सिस्टम है उसमें 2 तरह के लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसे आम बोलचाल में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के नाम से जाना जाता है। नया सिस्टम 2020 के बजट में पेश किया गया था। अभी दोनों तरीके से लोग अपना टैक्स भरते हैं। अब 5 साल बीतने के बाद संभावना है कि इस फाइनेंशियल ईयर से पुराना सिस्टम बंद कर दिया जाए। बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। ऐसा होता है तो फिर इनकम टैक्स का एक ही सिस्टम रह जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में छूट और कटौतियां नहीं मिलती, यानी 80C HRA के कागज जमा करने का झंझट नहीं है। प्रैक्टिकली माने तो ओल्ड टैक्स रिजीम आज की डेट में खत्म है। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो मेरी करीब 95% रिटर्न्स न्यू रिजीम में जाती हैं, सिर्फ 5% जो रिटर्न्स हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाती हैं। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और होना भी एक ही ऑप्शन चाहिए। अगर इसे इस बार पूरी तरह बंद नहीं किया जाता तो फिर चरणबद्ध तरीके से बंद करने की तारीख सामने आ सकती है। तो जनहित में इस वक्त हम दर्शकों को 2 ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर दे देते हैं। पहली तो ये कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुराना टैक्स सिस्टम खत्म करने की ओर सरकार आगे बढ़ जाएगी। या कल ही ऐलान हो जाएगा या फिर उसकी डेट सामने आ सकती है।
पुराना टैक्स सिस्टम खत्म करने की ओर बढ़ेगी सरकार, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल के बजट की आज ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है और वहीं सेविंग अकाउंट के ब्याज पर जो टीडीएस कटता है उसे खत्म किया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम में मेडिकल छूट को शामिल करने पर भी विचार किया गया है। संभव है कि कल इसका तोहफा देश के लोगों को मिल जाए। देश में 72% टैक्स पेयर ऐसे हैं जो अब तक न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं। इस नई व्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ राहत लेकर आ सकती है। मेडिकल महंगाई को देखते हुए ऐसी चर्चा है कि 80D के तहत मिलने वाली छूट को इसमें शामिल किया जा सकता है। 30% वाले टैक्स स्लैब को 24 लाख से बढ़ाकर 30 लाख के ब्रैकेट में करने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, होम लोन के ब्याज को भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। स्लैब में इस तरह का मामूली बदलाव बिना टैक्स के मुख्य दरों को छेड़े मिडिल क्लास के टेक होम पे में सीधी बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे बाजार में खपत को बढ़ावा मिलेगा। रेट को कम करने से लोगों का प्रेडिक्टिव हो जाएगा। प्रेडिक्टिव में क्या होता है, मेरे को पता है मेरे इतना परसेंटेज देनी है, और वो जो एलआई बाकी जो है जहाँ पे वो टैक्स डिडक्शन फॉर एटीसी हो गया, अब इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी एक डिफरेंट रीज़न होता है। जब गवर्नमेंट चाहता है कि इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आते हैं, उस टाइम पे वो चाहते हैं कि टैक्स बेनिफिट देके इंडिविजुअल से इन्वेस्टमेंट ले, उसको भी बैलेंसिंग करना चाहेंगे। कल का बजट आज आप देख रहे हैं। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। पति और पत्नी मिलकर टैक्स का एक ही रिटर्न दाखिल करें, इस सुविधा की भी शुरुआत की जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की सलाह की इस बार खूब चर्चा है। इसके मुताबिक शादीशुदा जोड़ों के लिए एक ऑप्शनल ज्वाइंट टैक्स सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिका और यूके जैसे देशों में ज्वाइंट टैक्सेशन की सुविधा पहले से है। यहाँ शादीशुदा जोड़ों को अपनी आय को मिलाकर एक सिंगल रिटर्न फाइल करने की इजाजत है, जबकि अपने यहाँ पति पत्नी को ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की इजाजत नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकार ने गंभीरता से इस प्रस्ताव का अध्ययन किया है और ज्वाइंट टैक्स सिस्टम शुरू करने का बजट में ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होता है तो फिर परिवार में पति और पत्नी को अलग अलग रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर डबल इनकम वाले परिवारों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी अलग अलग छूट की सीमा, डिडक्शन और रिबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर ये लागू भी होता है तो ऑप्शनल ही रहेगा। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। टूरिज्म के लिहाज से भारत को दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करने के उद्देश्य से इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 की घोषणा की जा सकती है। प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सरकार कॉन्ट्रैक्ट करने की भी प्लानिंग है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 की घोषणा की जा सकती है। बजट में इसके लिए आवंटन को पहले के मुकाबले ज्यादा किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पारंपरिक विज्ञापनों से हटकर सोशल मीडिया पर इसके लिए सरकार अपना फोकस बढ़ाएगी। इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट का प्लान लाया जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी पर्यटन का योगदान 6.6% है। 2024 में करीब 21 लाख करोड़ रुपए का योगदान इस सेक्टर का रहा था। 10 साल में इसे दोगुना यानी 42 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। 2024 में करीब 4 करोड़ 65 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या के हिसाब से फ्रांस पहले और स्पेन दूसरे नंबर पर है। भारत टॉप 10 में शामिल नहीं है, जबकि अर्थव्यवस्था में योगदान के हिसाब से देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाई के मामले में भारत 8वें नंबर पर है। जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का सामान लेकर जो गिग वर्कर आपके घर पहुंचते हैं, उनके लिए भी सरकार ने प्लानिंग कर रखी है। सुरक्षा के लिहाज से 10 मिनट डिलीवरी को हटाने वाला फैसला पिछले महीने कर लिया गया था। अब गिग वर्कर्स की आमदनी फिक्स करने के लिए पॉलिसी का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। इस वक्त पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं जो आपके घर तक जरूरत का सामान पहुंचाते हैं।
बीते 4 सालों में इस इंडस्ट्री में 55% काम करने वाले बढ़े हैं। अब जिस रफ्तार से वर्कफोर्स बढ़ रहा है, उसके बाद सरकार के सामने इनके भविष्य को बेहतर बनाने की चुनौती है। माना जा रहा है कि अलग अलग कमेटियों से मिली सिफारिश के बाद सरकार मिनिमम अर्निंग की सीमा तय कर सकती है, यानी गिग वर्कर को महीने में एक तय रकम देनी ही होगी। वेटिंग पीरियड के पेमेंट को लेकर भी ऐलान संभव है। वर्कर को चाहिए सोशल प्रोटेक्शन, जहां पर उसको मजदूरी, जहां पर उसको सामाजिक सुरक्षा के रूप में लाभ, जहां पर उसके आवास की बात हो, जहां उसके स्वास्थ्य लाभ की बात हो, और उसके बाद जब तक वो काम करे और उसके बाद उसके परिवार को लाभ मिलता है। अभी देश में 40% गिग वर्कर्स की कमाई महीने में 15,000 से भी कम है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार प्लान पेश कर सकती है। ट्रेनिंग और संसाधनों को लेकर भी ऐलान संभव है। किसानों के लिए भी बड़ा फैसला हो सकता है। 2027 में यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए किसान सम्मान निधि की राशि 6 से बढ़ाकर 9,000 प्रतिवर्ष किए जाने की उम्मीद है। भारत कृषि प्रधान देश है। सालों से हम यही पढ़ते आए हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश में हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पात्र किसान हैं, उन्हें साल का 6,000 बैंक खाते में मिलता है। कृषि एक्सपर्ट की तरफ से की गई सिफारिश के आधार पर अब माना जा रहा है कि इसे बढ़ाकर सालाना 9,000 किया जा सकता है, यानी 3,000 की 3 किश्तें खाते में भेजी जा सकती है। देश के 11 करोड़ किसानों को अब तक कुल 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। किसान देश में एक बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सिर्फ सम्मान निधि ही नहीं, अगले 10 राज्यों के चुनावों को देखते हुए बीज, खाद, कृषि यंत्र और ट्रैक्टर को लेकर भी सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। बीमा और सिंचाई को लेकर भी फैसला संभव है। अगले 1 साल में देश के 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। बजट में चुनावी राज्यों को लेकर भी खास तैयारी की गई है। केरल को टूरिज्म, तमिलनाडु को टेक्सटाइल, बंगाल और असम को ट्रेन, हाईवे का तोहफा दिया जा सकता है। जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी शामिल है। और इनमें से 3 राज्य यानी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी आज तक सत्ता का सुख नहीं ले पाई है। पीएम मोदी पिछले हफ्ते केरल और तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। अमित शाह भी बंगाल दौरे पर है। मकसद इन राज्यों में एनडीए की सरकार बनाने का है और माना जा रहा है कि बजट में इन राज्यों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। केरल टूरिज्म को लेकर घोषणा हो सकती है। मछली पालन और मछुआरों को लेकर ऐलान संभव है। तमिलनाडु में टेक्सटाइल सेक्टर का विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि कोलकाता मेट्रो के विस्तार का प्लान पेश किया जाएगा। चाय बागान के मजदूरों को लेकर भी घोषणा की जा सकती है। इन राज्यों के लिए वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा भी संभव है। हाईवे और शहरी परिवहन को मजबूत करने पर जोर रह सकता है। इनके अलावा अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड सहित 5 और राज्यों में चुनाव होंगे। बजट में उन राज्यों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। और इस वक्त एबीपी न्यूज के पास सरकार के सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। कल का बजट भाषण बेहद खास रहने वाला है। अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं, उन सबसे अलग तरह का ये बजट रहने वाला है। इसीलिए लंबा बजट भाषण हो सकता है। सरकार के सूत्र बताते हैं, अब तक बजट भाषणों में पार्ट ए पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा था, लेकिन कल पार्ट बी केवल कुछ सीमित घोषणाओं तक ही रहता था। लेकिन इस बार वित्त मंत्री पार्ट बी पर विस्तार से अपनी बातें रखने वाली हैं। 21वीं सदी के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण बजट। अब तक दूसरे पार्ट में टैक्स और नीतिगत घोषणाएं होती थीं, लेकिन इस बार पार्ट बी में भविष्य के भारत का खाका संभव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।